So the question here is, given the network having f1 is equal to x bar z plus x z bar and overall transmission f, that is the function of w x y z, is equal to sum of mean term as a 0, 4, 9, 10, 11, 12, where w is MSB and z is LSB. So the function f2 and f3 are respectively option A, f2 is equal to sum of mean term as a 4, 9, 11, 12, and f3 is equal to sum of mean term as a 1, 10, 11. Option B, f2 is equal to sum of mean term as 1, 5, 11, 12, and f3 is equal to sum of mean term as a 10, 11. Option C, f2 is equal to sum of mean term as a 4, 9, 11, 12, and f3 is equal to sum of mean term as a 0, 10, 11. Option D, f2 is equal to sum of mean term as a 8, 4, 11, 12, and f3 is equal to sum of mean term as a 10 and 11. So यहाँ पर इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग इसके लिए जो रिक्वायर्ड लॉजिक है उसको हम लोग डेवलप करते हैं. सो ये फाइनल फंक्शन अगर आप लिखते हैं, सो दिस फाइनल फंक्शन विल बी रिटन एज f1 इंटू f2 ऑरिंग विथ f3. सो ये हमारा फाइनल फंक्शन है और इसका मीन टर्म यहाँ पे दिया हुआ है. सो यहाँ ये जो मीन टर्म दिया, इसका मतलब कि इसमें से कुछ मीन टर्म यहाँ से आ रहा है, डेट विल बी द एंडिंग ऑफ f1 एंड f2, और कुछ हमारा f3 से आ रहा है. तो यहाँ पे f1 का हमारा फंक्शन दिया हुआ इट इज़ x बार z प्लस एक्स जेड बार. यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट जल्दीबाजी में मिस्टेक कर सकते हैं. क्या मिस्टेक हो सकता है वो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये एक्स जेड के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो लोग जल्दीबाजी में, हम जानते हैं कि ये एक्स और का फंक्शन है और यहाँ पे लोग इसके मीन टर्म को 1 और 2 पकड़ लेते हैं. लेकिन यहाँ पर देखना है कि ये फंक्शन, ये तीनों के तीनों फंक्शन हमारा एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई जेड का फंक्शन है, 4 वेरिएबल का फंक्शन है. इसीलिए यहाँ पर ये f1 का मीन टर्म 1 और 2 नहीं होगा. क्या होगा? तो हम लोग इसको आसानी समझ सकते हैं कि ये f1 हमारा डब्ल्यू एक्स वाई जेड 4 वेरिएबल का फंक्शन है. तो यहाँ पर 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे और उस कॉम्बिनेशन में हमारा मीन टर्म क्या होगा? आइदर दिस कॉम्बिनेशन शुड प्रोड्यूस 1 और दिस शुड प्रोड्यूस 1. सो यहाँ पे एक्स बार जेड का मतलब है कि हमारा जो इनपुट कॉम्बिनेशन होगा उसमें जहाँ पे भी x 0 होगा और z 1 होगा, कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट कॉम्बिनेशन देयर आउटपुट विल बी 1 एंड दैट विल बी ट्रीटेड एज मीन टर्म. यहाँ पर x z बार है, इसका मतलब कि x का वैल्यू 1 हो और z का वैल्यू 0 हो, तो उस इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए इस फंक्शन का आउटपुट हो जाएगा 1. ये मैं आपको यहाँ पे ट्रूथ टेबल पे दिखाता हूँ. देखिए यहाँ पर, सो यहाँ पर हमको पहले ये 4 वेरिएबल का पूरा फंक्शन लिखना है और यहाँ पे 16 कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा और यहाँ पर हमको देखना है w बार z और जो भी वहाँ पे फंक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पर देखना है. सो यहाँ से हमारा फंक्शन क्या है? x बार z एक्स जेड बार. तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर इस फंक्शन का आउटपुट को लिखेंगे तो ये सारे मीन टर्म्स आपको मिल जाएंगे. सो मीन टर्म्स क्या होगा ये हमने लिस्ट किया है यहाँ पर. सो ये मीन टर्म हमको मिलेगा यहाँ पर 1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 14. तो यहाँ पर इसका अब मीन टर्म जो होगा वो क्या होगा कि कुछ मीन टर्म हमारा इधर से आ रहा है और कुछ हमारा इधर से आ रहा है. तो इधर से जो आ रहा है तो हमको देखना पड़ेगा कि इसके साथ कॉमन क्या है. तो यहाँ पर जो f फंक्शन है और ये जो हमारा f1 और f2 का इंटरसेक्शन है, जो यहाँ पर हमको आया है ये हमारा f1 है, ये हमारा f2 है. तो यहाँ पर ये जो हमको मिला है f1, सो f1 और f2 का इंटरसेक्शन यहाँ से आएगा. इसका मतलब कि जो भी मीन टर्म हमारा f1 में है वो कंपलसरी f2 में भी होना चाहिए और उसका जो हमारा कॉम्बिनेशन है इंटरसेक्शन का वो इससे मैच होना चाहिए. इसका मतलब कि इस पार्ट से क्या क्या मीन टर्म आ रहा है, तो इस पार्ट से हमारा मीन टर्म आ रहा है, ये देखेंगे इसमें तो हमारा मैच कर रहा है. सो दिस इज़ 4, देन 9 एंड 11, 12. सो ये 4 के 4 हमारा इसमें से मैच हो रहा है. तो यहाँ पे ये मीन टर्म हमारा f2 में भी होना चाहिए. तो यहाँ पर f2 का मीन टर्म हमको मिल गया 4, 9, 11, 12. So this should be intersection of these two and that should be available at this output f. तो यहाँ से हमको मिल गया f2 is 4, 9, 11, 12. अब हमको सोचना है f3 के बारे में. तो जो भी मीन टर्म हमारा इससे नहीं आ रहा है वो हमारा यहाँ से आना कंपलसरी है. तो अगर आप देखेंगे यहाँ से तो इसमें जो भी हमारा इंटरसेक्शन है f1 और f2 का, उससे हमको मिल रहा है सिर्फ 4, 9, 11, 12. अगर आप देखेंगे तो यहाँ से
ये F1 F2 का जो इंटरसेक्शन हमारा मिला है, सो दैट इज़ सेम एज ए 4 9 11 12। तो ये 4 9 11 12 हमारे F2 में होना कंपलसरी है और ये F1 में भी होना कंपलसरी, तभी यहाँ से हमारा ये मीन टर्म मिलेगा। सो दैट इज़ 4 9 11 12। सो दिस इज जस्टिफाइंग फॉर दिस F2। अब यहाँ पे जो भी मीन टर्म हमारा इधर से नहीं आ रहा, ये F1 F2 के इंटरसेक्शन से नहीं आ रहा, वो मीन टर्म कंपलसरी F3 से आना चाहिए। तो यहाँ से हमारा क्या बचता है, तो हमारा बचता है 0। ये हमारा इसमें से नहीं आ रहा, यहाँ से नहीं आ रहा। इसका मतलब कि 0 हमारा इधर से आना कंपलसरी है। और उसके बाद क्या नहीं आ रहा, तो 10 भी नहीं आ रहा। तो हमारा 0 और 10 ये F3 का मीन टर्म होना मस्ट है टू जस्टिफाई दिस F एज ए दीज मेनी मीन टर्म्स। सो यहाँ से F3 के लिए कंपलसरी क्या हो गया, तो F3 के लिए कंपलसरी हो गया हमारा 0, 10। अब आप देखेंगे यहाँ ऑप्शन में, तो 0 और 10 यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो दिस इज 0, दिस इज 10। अब तीसरा भी इसमें है 11। क्या 11 इसमें रह सकता है या नहीं, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर इधर से आ रहा है और ये इसका मीन टर्म है, तो यहाँ पे भी है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 ऑडिंग विथ 1 आउटपुट विल बी 1। तो अगर यहाँ पे 11 है जो कि इसमें भी है, ये इसके इंटरसेक्शन में भी है, तो यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं। सो यहाँ से जो हमारा आंसर आया, सो F3 के लिए 0 10 होना कंपलसरी। और ये जो हमारा टर्म है ये रिडंडेंट है, ये होगा तभी ठीक है, नहीं होगा तभी ठीक है, लेकिन यहाँ से कोई ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए जो इस फंक्शन को अल्टर कर दे। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे ये जस्टिफाई कर रहा है F2 के लिए ये मीन टर्म और F3 के लिए ये मीन टर्म, और F हमारा दिया हुआ है और F1 हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और यहाँ पे इससे घबराने की बात नहीं है। अगर इस टाइप का क्वेश्चंस गेट में आता है और अगर आप इस लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके पहले से रहते हैं, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन को एनालिसिस करने में काफ़ी आसानी होगी। और सबसे पहले ना हमें वहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्या क्या हमारे पास गिवन डेटा है और हमको निकालना क्या है, और अच्छे से उसको एनालाइज कर पाएंगे तो फिर आपका आंसर सही से निकल जाएगा। और इस तरीके के क्वेश्चन गेट में आते हैं, इससे पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो यहाँ पे इसकी संभावना बनती है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप इस डिफ़िकल्टी लेवल तक इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो वहाँ एग्जाम में आपके लिए काफ़ी आसानी होगा। सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन।